राजस्थान का सियासी संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। हर पल सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। सीएम गहलोत और सचिन पायलट गुट की लड़ाई कोर्ट में तो चल ही रही है। इस पूरे विवाद पर राजभवन और सरकार भी आमने सामने आ गई है। सीएम गहलोत विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल कोरोना की वजह से सत्र बुलाने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो इस वक्त में राजभवन और सरकार में टकराव बढ़ता दिख रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 5 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत की तस्वीर जिसमें वो मीडिया से रूबरू हुए थे और उन्होंने कहा था कि वो लगातार राज्यपाल से गुजारिश कर रहे हैं कि सत्र बुलाया जाए विधानसभा का, लेकिन राज्यपाल इसका जवाब नहीं दे रहे। वहीं सुबह जब हाईकोर्ट का फैसला आया था और उसमें उन्होंने स्टे लगा दिया था स्पीकर के नोटिस के ऊपर, वहीं इससे पहले जब राज्यपाल से मुलाकात की थी अशोक गहलोत ने, हालांकि राज्यपाल ने विशेष सत्र विधानसभा का बुलाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोरोना का उन्होंने हवाला दिया है। वहीं सभी विधायकों को लेकर अशोक गहलोत राजभवन पहुंच गए हैं। वहां पर कांग्रेस के विधायक नारेबाजी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। हालांकि राज्यपाल कलराज मिश्र का कहना है कि वो इस बारे में विमर्श करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें वक्त चाहिए। वहीं आपको बता दें कि सचिन पायलट फिलहाल उनकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सचिन पायलट और उनके विधायक फिलहाल मानेसर में मौजूद हैं और गहलोत गुट के सभी विधायक फेयरमाउंट होटल से बसों के जरिए पहुंचे थे राजभवन, जहां पे उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और एक बार फिर विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग रखी, जिसको फिलहाल राज्यपाल कलराज मिश्र ने मना कर दिया। हमारे साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी जुड़ गए। संजय जी, तो यहां सीधा सीधा राजभवन और जो सरकार है राजस्थान की उसमें टकराव दिख रहा है। जो विधायक है कांग्रेस के वो राजभवन के अंदर मौजूद है और लगातार नारेबाजी का सिलसिला वहां जारी है। देखिए, अब इससे साफ जाहिर है कि जितनी भी संवैधानिक शक्तियां हैं या जो हमारी सरकार है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने किसी भी तरीके का जो आवरण है वो हटा दिया है। ये कभी हुआ ही नहीं है कि कैबिनेट रेकमेंड करे कि सत्र बुलाना है विधानसभा का या मान लीजिए संसद का, और उसको राज्यपाल और राष्ट्रपति मना कर दे। आधार क्या है आपके पास मना करने का? पहली बात तो कोई भी कारण हो, कैसा भी कारण हो, आप मना कर ही नहीं सकते। और अगर मान लीजिए आपने कोई वजह है आपके पास, अगर आज से कुछ समय पहले कोरोना का अगर आपने कारण लिया होता तो मैं समझ सकता था, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन था। लेकिन आज तो लॉकडाउन नहीं है, आज तो आपने हर तरह की गतिविधि की छूट दी है। और मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ या नहीं हुआ ये सत्र बुलाया कि नहीं, और वहां पे टेस्ट हुआ है कि नहीं, फ्लोर टेस्ट जी, उनको शिवराज सिंह सरकार को बहुमत साबित करने का मौका दिया गया कि नहीं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि संवैधानिक शक्तियों का जो हाथ हो रहा है हमारे यहाँ पर, और इस तरह से एक संकट खड़ा कर दिया गया है बिना किसी बात के। और इस वक्त जब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो लोगों की मदद करे इस कोरोना संकट में, उसका पूरा ध्यान खुद को बचाने पर है। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। जी संजय जी, जिस तरीके से राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना का जो है हवाला दिया है कि कोरोना काल है, इस वजह से वो विधानसभा सत्र बुलाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, साथ ही विमर्श का समय भी मांगा है। लेकिन अगर हम कोरोना की बात करें तो राज्यसभा के चुनाव भी अभी हुए थे, साथ ही जो शपथ ग्रहण था वो भी अभी हुआ था, तो इसमें कितना वेटेज आपको नजर आता है? देखिए, मैंने आपसे जैसा कहा कि इसमें तो कोई दम ही नहीं है। उनका जो तर्क है ना, इस तर्क में तो कोई दम ही नहीं है। आप बताइए, जब आपने अनलॉक किया है, अनलॉक 2 आपने किया, आपने हर गतिविधि को छूट प्रदान की है, हर तरह की गतिविधि, जो करोड़ों की जनता को जब कहीं भी आने जाने की छूट है, एकत्र होने की छूट है, ऐसे में आप 200 विधायकों को इतने बड़े जो विधानसभा का जो परिसर है, इतनी बड़ी जो विधानसभा है, अगर आप उसका कक्ष देखें तो उसमें आराम से 300 व्यक्ति एक दूसरे से बराबर की दूरी बनाए हुए बैठ सकते हैं। आप उसको कैसे मना करेंगे? ये क्या आधार है, आप बताइए जी। ये तो कोई आधार नहीं है, और गवर्नर मना कर ही नहीं सकते। अगर कैबिनेट अनुशंसा कर देती है कि आप हम विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं, ये तो
मैंने अपने 25-28 साल के ये जो पत्रकारिता का जीवन है, इसमें मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ कि गवर्नर मना कर रहा है कैबिनेट की अनुशंसा पर विधानसभा का सत्र बुलाने से। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ सत्येंद्र रंजन जी जुड़ गए जो कि स्वराज एक्सप्रेस के कार्यकारी संपादक हैं, साथ ही हरवीर सिंह जी भी जुड़ गए हैं जो कि एडिटर इन चीफ हैं हिंद किसान के। हरवीर जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जो सिनेरियो अभी हम राजस्थान में देख रहे हैं, जिस तरीके की घटनाक्रम अभी चल रहा है, एक तरफ पहले लग रहा था कि ये न्यायपालिका और जो विधायिका है उसकी लड़ाई बनती जा रही है, अब यहाँ पर राजभवन और जो राज्य की सरकार है उसकी लड़ाई बनती नजर आ रही है। आपको ये पूरा प्रकरण किस ओर जाता दिखाई दे रहा है? अब असल में देखिए, इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें, जब से ये जो कांग्रेस के कुछ रेबल एमएलएज हैं वो अलग गए हैं, तब से अगर सिलसिलेवार देखते जाएंगे आप, जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उनको दरकिनार करते हुए सारी चीजें चली हैं एक तरह से। और ये स्पष्ट है कि जब आज मुख्यमंत्री ने कहा गवर्नर को आप हाउस बुलाइए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इस तरीके का फैसला है कि किसी भी सरकार की जो बहुमत का परीक्षण फ्लोर ऑफ द हाउस हो सकता है, और मुख्यमंत्री अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम सत्र बुलाना चाहते हैं। और जबकि अगर पीछे आप जाएंगे तो निर्देश दिया गया राज्यपालों के जरिए, आप कर्नाटक का प्रकरण देखें या मध्य प्रदेश का प्रकरण देखें, और सुप्रीम कोर्ट तक उस तरीके से ये मसले गए। तो ऐसे में राज्यपाल को हाउस ना बुलाने का जो उनका उस तरीके का जो एक संकेत उन्होंने दिया है, जो बात कही है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसका मतलब जैसे आपने ठीक कहा है कि राज्यपाल भी अब इस पूरे मसले का एक जो चल रहा है उसका हिस्सा बन गए हैं, और राज्यपाल की भूमिका को लेकर के तमाम सारे सवाल उठे। ये सरकारिया कमीशन बना, सब कुछ हुआ, इतनी बार ये मसले चले हैं, और ये थोड़ा रहा है कि भाई कोई भी राज्यपाल जो थोड़ा बेहतर सूझबूझ के हैं वो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन लगता है कि ज्यादातर राज्यपाल, और अभी के प्रकरण में भी, वो एक जो विरोधी खेमा है जिसमें अब ओपन हो गया है कि जो कुछ जो कांग्रेस के विधायक हैं जो अलग गए हैं पार्टी से, और जो बीजेपी है उसके साथ उनके बीच में जो भी तालमेल है, वो तमाम सारे पक्ष, या आप पूरी घटनाक्रम देखेंगे, आप आईटी का रेड देखिए, आप ईडी का जो है वो देखिए, केसेस को लेकर के देखिए, तो और फिर जिस तरीके से जो लॉयर्स प्लीड कर रहे हैं उनके बिहाफ पे, एमएलएज के बिहाफ पे हाई कोर्ट में। अब टैक्टिक्स ये है कि पहले हाई कोर्ट का है, उन्होंने डेफर किया, आज अनाउंस करने की बात आई, फिर उसमें जो रेबल एमएलए हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उसमें वादी बनाने के पक्ष को आप मान के बात कर रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं हाई कोर्ट के जब कुछ हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे। तो पूरा मसले को इतना ये उलझ गया है एक पहले की तरीके से, जबकि ये साफ है जिसके पास संख्या बल है उसकी सरकार है, और आप उसको संवैधानिक तरीके से उनको इस बात को प्रूव करने दो हाउस के फ्लोर पे, उसमें दिक्कत क्या है? जी, तो यहाँ पर एक टाइम बाय भी जो है वो गहलोत गुट कर रहा है, उनको भी कहीं ना कहीं टाइम मिल रहा है। सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, जिस तरह से ये पूरा मामला उलझता जा रहा है, पहले हाई कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जो कदम अभी गहलोत ने उठाया है सत्र बुलाने का, क्या ये गहलोत को पहले बुला लेना चाहिए था? देखिए, एक बात जो आज के तमाम घटनाक्रम से जाहिर ये हो रहा है कि जयपुर में जो भी ड्रामा खेला जा रहा है उसके सूत्र कहीं और हैं, उसके सूत्र जो हैं वो दिल्ली में हैं, और बाकी सभी जो एक्टर हैं वो उसको उनको अपने निर्देश के मुताबिक वो एक्शन कर रहे हैं। अदरवाइज हम लोगों ने, जैसा कि संजय जी भी कह रहे थे, संजय बोहरा जी, कि हम लोगों ने ये कभी सुना नहीं कि कोई चीफ मिनिस्टर अपना बहुमत साबित करना चाहता हो और उसको इसका मौका नहीं दिया गया हो। होता तो अक्सर यह है कि जब कभी किसी स्टेट में किसी सरकार के बहुमत को लेकर संदेह होता है, अभी मध्य प्रदेश उसका ताजा उदाहरण है, तो जो विपक्ष की पार्टी है या जो गवर्नर हैं उनकी तरफ से निर्देश विपक्ष की पार्टी की तरफ से मांग उठती है। गवर्नर एक खास अपने आकलन के आधार पर सरकार को निर्देश देते हैं कि आप इतने दिन के भीतर अपना बहुमत साबित कीजिए। आज यहाँ पर बिल्कुल उल्टी स्थिति है कि मुख्यमंत्री अपना बहुमत दिखाना चाहते हैं। देखिए अभी स्थिति क्या है, देश एक महामारी से गुजर रहा है। राजस्थान के पूरे प्रशासन को एक तरह से ठप करने की स्थिति पैदा हो गई है पिछले अनेक दिनों से, जब से यह सचिन पायलट की बगावत हुई है पार्टी से। वो आकर वो मनेसर में अपने समर्थक विधायकों से ठहरे हैं। तो इसका समाधान क्या है? सीधा समाधान यह है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं, यह साफ कर लिया जाए। और यह साफ करने का हरवीर जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मुंबई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सिर्फ विधानसभा ही वो फ्लोर है,
सिर्फ लेजिस्लेचर ही वो फ्लोर है जहां पर किसी भी सरकार के बहुमत का परीक्षण हो सकता है। तो अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर विधानसभा में अपना बहुमत दिखाने के लिए तैयार है और उसका मौका मांग रहा है, तो उसे डिनाई करने का न तो कोई नैतिक आधार हो सकता है, न कोई संवैधानिक आधार हो सकता है। लेकिन आज हम लोग देश में एक खास परिस्थिति में हैं जिसमें कि जो चीजें जिसका कि कोई औचित्य समझ में नहीं आता है वो चीजें हो रही हैं। एक शक्ति के सिद्धांत से कि ताकत अगर हमारे पास है, फैसले का अधिकार मेरे पास है, तो मैं चाहे जो भी फैसला लूंगा, एक इस तरह की बात वहां करने की कोशिश दिख रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही चिंताजनक स्थिति वहां पैदा हुई है। जी हरवीर जी, सत्येंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहें, चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। आपको बता दें, राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस प्रवक्ता कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। सिब्बल ने कहा कि जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश हो रही है, उससे लगता है कि लोकतंत्र की नई परिभाषा रचने की कोशिश की जा रही है। अचंभे की बात है कि इस कैबिनेट सिस्टम में जब भी सरकार आग्रह करे कि सेशन की शुरुआत होनी चाहिए, तो उसमें गवर्नर साहब को कोई देरी नहीं करनी चाहिए। ये संविधान की बात है, संविधान की मर्यादा की बात है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी हैं जिसमें ये साफ कहा गया है कि गवर्नर इस बात में देरी नहीं कर सकता जब जब भी सत्र की मांग हो। ये गवर्नर साहब का कर्तव्य है। लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले कुछ सालों में लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो बदल चुकी है। लोकतंत्र की जो नई परिभाषा है उसमें चुनी हुई सरकारें गिराना, उसमें लोगों को लोभ देना, चाहे वो पैसे का लोभ हो या कोई और लोभ हो, और इसी तरीके से उस बहुमत को अल्पसंख्यक में बना देना, माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना देना और सरकार गिरा के अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिला देना। इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। राजभवन को घेर लेंगे, जनता घेर लेगी, तो जनता का 8 करोड़ जनता का जिक्र करते हैं, तो क्या सारी जनता घेरेगी? आज नहीं तो कल उनको धैर्य से इंतजार करना चाहिए। क्या वो कानून से ऊपर हैं? क्या संविधान से ऊपर हैं? इसलिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी संवैधानिक और कानूनी भूमिका है। मुझे लगता है कि उनको इतना अधीर नहीं होना चाहिए। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरवीर सिंह, जो कि एडिटर इन चीफ है हिंद किसान को, सत्येंद्र रंजन, जो कि कार्यकारी संपादक है। हरवीर जी, आपके पास आऊंगे। जिस तरीके से हमने सतीश पूनिया को सुना, वो कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर नहीं है। जो गहलोत ने जो बात कही थी कि जो जनता है वो आकर राजभवन को घेर लेगी, लेकिन जो काम बीजेपी कर रही है, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे अब यहां हमको दिख रहा है राजस्थान में, वो भी तो संविधान के हिसाब से नहीं हो रहा है। देखिए, पूनिया जी को भी ये समझना चाहिए कि उस राज्य की जनता ने एक सरकार चुनी है, उसको बहुमत दिया है और संवैधानिक रूप से सरकार चुनी गई है। तो उसमें उस सरकार के जो भी मुखिया हैं उनको अपनी बात रखने का और अपने जो उनके पास बहुमत है उसको साबित करने का उनका संवैधानिक अधिकार है। और जैसे सत्येंद्र जी कह रहे थे कि ये कहीं इसके तार कहीं और जुड़े हैं और हम लोग लगातार जो देख रहे हैं, देखिए ये पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही चिंताजनक पहलू है कि आप गुजरात में देखो कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इस्तीफा देते हैं, फिर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं क्योंकि राज्यसभा चुनाव में एक पार्टी को उसका फायदा मिले। कर्नाटक में जो हमने देखा ऑपरेशन लोटस, पहले नाकाम हुआ लेकिन फिर कोशिश की गई और फिर वो कामयाब हुआ, फिर वही कोशिश फिर मध्य प्रदेश में हुई। तो आप जो जनता ने जो मैंडेट दिया है, जब आपको जनता ने नकारा है चुनाव में, तो वो जो संवैधानिक प्रक्रिया है आप उसको क्यों एक तरीके से गलत साबित करना चाहते हो? तो ये मेरे ख्याल से स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है और इस तरह का जो घटनाक्रम है वो देश की जनहित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। कोई भी पार्टी हो उसमें चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना या गिराना किसी के भी हित में नहीं है
क्योंकि ये सरकारें एक बार बनेंगी, 2 बार बनेंगी, लेकिन जो देश की संवैधानिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो हमेशा रहेगी। तो हमें उसको मजबूत करना चाहिए और इस बात का सब्र करना चाहिए कि जनता ने अगर आपको नकारा है, आप विपक्ष में बैठिए और अगली बार जब ये सरकार अगर अच्छा नहीं करेगी, जनता आपको चुनेगी। तो ये जो अधीरता है, धैर्य जो खोया जा रहा है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही गंभीर संकट पूरे देश के लिए खड़ा कर रहा है। और ये जैसे राजस्थान में अभी दिख ही रहा है कि सत्येंद्र जी कह रहे हैं और सबको दिख रहा है कि वहां का जो प्रशासन है, जो प्रक्रिया है वहां पे शासन की, उसको पूरी को पंगु अगर आप बना देंगे, और वो भी ऐसे टाइम में जब दुनिया की एक महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, सारे राज्य लड़ रहे हैं, सब जगह समस्या है, तो सरकारों का काम महामारी से लोगों को बचाना और जीवन को पटरी पर लाना है। अनलॉकिंग की प्रक्रिया चल रही है, पूरा देश पहले ही बहुत बड़े इकोनॉमिक संकट से जूझ रहा है। तो ऐसे में इस तरह की अस्थिरता किसी भी राज्य के लिए और देश के लिए हितकर नहीं हो सकती। जी, जैसा कि आपने कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराने की यहाँ पे कोशिश जो है वो लगातार हो रही है। सत्येंद्र जी, जो स्थिति यहाँ पर क्रिएट हुई है, तो अगर हम यहाँ देखें तो संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से गहलोत सरकार के पास क्या क्या ऑप्शंस आपको नजर आते हैं सरकार को बचाने के लिए? जिस तरीके से कलराज मिश्र जो कि राज्यपाल है, उन्होंने बोला है कि विचार विमर्श का उनको समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के में मामला लंबित है, उसका भी उन्होंने हवाला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला कुछ और चल रहा है। सत्र बुलाना तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर गहलोत सरकार के लिए कितनी परेशानी और है, और क्या उनके पास ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, परेशानी तो है, तभी ये सारा कुछ वो आज जो घटनाक्रम वहां हो रहा है, सरकार के सामने परेशानी है, इसीलिए हो रहा है। जहां तक विकल्प की बात है, देखिए, संवैधानिक या कानूनी विकल्प उस समय आपके सामने होते हैं जब सारा सिस्टम एक संवैधानिक मान्यता और मर्यादा के तहत चलता हुआ दिखता है। अगर उन मर्यादाओं का पालन अलग अलग संस्थाएं ना कर रही हों, तब वो वैसे विकल्प जो होते हैं आपके पास क्या हो सकते हैं, ये किसी के लिए समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो एक अपेक्षित चीजें हैं वो आप उसकी अपेक्षा उस समय नहीं कर सकते। तो आज जो अशोक गहलोत अपने विधायकों को लेकर वहां गए, उन्होंने धरना दिया, एक राजनीतिक कदम उन्होंने उठाया है। मेरी समझ में एक राजनीतिक विकल्प ही उनके पास हैं कि वो इस सवाल को लेकर जनता के, आज वो राजभवन पर हैं और वो जनता के बीच इसको लेकर एक जागरूकता खड़ी करें कि किस तरह से देश में संस्थाओं को पंगु करने की कोशिश हो रही है, किस तरह जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं उसको एक तरह से बेमतलब कर दिया गया है। ये अच्छी बात है कि आज अभी आपने कपिल सिब्बल की जो बाइट दिखाई, जब वो उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस समय उन्होंने भी ये बात कही कि अब हमारे सामने शांतिपूर्ण ढंग से सड़क पे उतरकर विरोध करने के अलावा कोई विकल्प है, ऐसा नहीं दिखता है। तो जब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो चीजें होनी चाहिए वो अगर नहीं होंगी, तो फिर एक वही रास्ता बचता है जो गांधी जी ने इस देश को सिखाया था कि वैसी स्थिति में आप जनता के बीच में जाएं और सत्याग्रह करें, और क्या रास्ता हो सकता है। जी, हमारे साथ संजय वोरा जी भी जुड़े हुए हैं जयपुर से, हमारे रेसिडेंट एडिटर। संजय जी, आपके पास आऊंगी मैं। जो हालात फिलहाल हम देख रहे हैं राजस्थान में, अशोक गहलोत पूरे विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचे हैं, राजभवन में वहां पे विधायक नारेबाजी भी कर रहे हैं। गवर्नर लगातार इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि वो कोरोना का हवाला देकर या फिर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर। तो यहाँ पर गवर्नर के पास भी क्या क्या ऑप्शंस हैं? गवर्नमेंट के पास तो क्या ऑप्शन है, उसको उनके पास तो सीधा सा ये था कि जब रिकमेंडेशन हो गई है तो वो सत्र बुलाते। ज्यादा से ज्यादा वो ये कह सकते थे कि आप तुरंत नहीं बुलाया जा सकता, अगर मान लीजिए सोमवार या मंगलवार को बुलाना चाह रहे हैं तो आप उनको कह सकते थे कि आप 4-5 दिन का और समय दीजिए, आप सप्ताहांत में बुला लीजिए। इसके अलावा उनके पास ऑप्शन था नहीं। मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता क्योंकि बहुत सी चीजें आजकल अलग तरीके से ले ली जाती हैं, लेकिन मुझे उसमें गहरे षड्यंत्र की बुआती है। हमने सुबह भी जिक्र किया था 1967 का, मैंने 1993 का जिक्र किया था। 1967 में ऐसे ही जब एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने की कोशिश हुई थी, तब काफी हंगामा हुआ था। उस वक्त तो वायलेंस भी हुई थी और 4 लोगों की जान भी गई थी। 1993 में विधानसभा के अंदर जब आखिरकार बड़े दबाव के बाद जब ये बुलाया गया सत्र, तो विधायकों में मारपीट हुई, गवर्नर तक को मतलब उनके ऊपर भी एक तरह से हमला बोल दिया गया था। मुझे लगता है कि एक ऐसी स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जहां पे कि जो कांग्रेस है वो अपना कहीं संयम खो दे, या जिस तरह के मुख्यमंत्री ने कहा हम धरना देंगे, जनता सड़कों पर आएगी, इन सब बातों को आधार बनाकर
कहीं राष्ट्रपति शासन लागू करने की मंशा न हो। और मैं आपने सतीश पूनिया जी का आपने यहाँ पे जिक्र किया था उनके बयान का, मैं इन लोगों को सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि नवंबर 1993 में राज्यपाल बलीराम भगत ने जब आनाकानी की थी, थोड़ी विधानसभा का सत्र बुलाने की, उनको समर्थन साबित करने के लिए मौका देने की, तब भैरव सिंह शेखावत ने धरना दिया था राजभवन में और दिल्ली से एल के आडवाणी खुद आए थे और उस धरने में बैठे थे और आखिर मजबूर किया था बलीराम भगत को कि वो तुरंत विधानसभा का सत्र बुला करके और भैरव सिंह शेखावत को अपना बहुमत साबित करने का मौका दे। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो इससे पहले अशोक गहलोत ने राज्यपाल पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल दबाव में काम कर रहे हैं और विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास विधायकों का पूरा समर्थन है। गहलोत ने कहा कि वो तुरंत विधानसभा सत्र बुलाएं जिसमें कोरोना संकट, लॉकडाउन पर चर्चा हो सके, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने रात को चिट्ठी लिखी थी, हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव होने के कारण वो विधानसभा सत्र बुलाने का निर्देश नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये पूरा भाजपा का षड्यंत्र है। जिस तरह से पहले कर्नाटक और मध्य प्रदेश में किया गया, उसी तरह का षड्यंत्र राजस्थान में रचा जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा मंजर आज से पहले कभी नहीं देखा गया। जो मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार हम चला रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान वो हो रहे हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद में अपने माननीय राज्यपाल महोदय को कल पत्र भेज के रिक्वेस्ट करी कि हम चाहते हैं कि असेंबली के सेशन बुलाएं और गवर्नर साहब को आदेश देना ही पड़ता है, उसको रोकने कोई कारण नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में अभी असेंबली बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है। पूरा खेल जो है ये भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं के षड्यंत्र है, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किए थे, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किए थे और राज्यों में किए, आप सबको मालूम है। राजस्थान में करना चाहते हैं। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्येंद्र जी और हरवीर जी। सत्येंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से 1992 के फैसले का यहाँ पे हवाला दिया गया था, जो कि एक संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था कि जो ज्यूरिसडिक्शन स्पीकर का है उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, खासतौर पे हाई कोर्ट की यहाँ बात की थी। और उसके बाद फिर जिस तरीके से अगर हम आर्टिकल 174 की बात करें तो इन दोनों चीजों को एक तरीके से परे रख दिया गया है और जिस तरीके से जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो आगे चलकर क्या एक महत्वपूर्ण चेंज हम कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इन आर्टिकल्स में देख सकते हैं? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बन गया तो संविधान सभा में जब उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, अगर उस पर अमल करने वाले लोग उसी भावना के साथ अमल नहीं करेंगे तो वो संविधान कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ये धाराएं और कानून और कोर्ट तो सभी अपनी जगह ठीक हैं। सवाल है कि क्या संविधान की भावना के मुताबिक आचरण किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में मेरी अपनी राय है कि जो वहां के विधानसभा के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने खुद भी सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने ज्यूरिडिक्शन को वहां एक तरह से सरेंडर किया। जब हाई कोर्ट ने उनसे रिक्वेस्ट किया था, यहाँ पर ये गौर करने की बात है कि रिक्वेस्ट किया था, आग्रह किया था कि वो उसका हाई कोर्ट का फैसला आने तक कोई निर्णय न लें, वो इस बात के लिए स्वतंत्र थे कि वो इस रिक्वेस्ट को मानते या न मानते। ऐन वक्त पर सुप्रीम कोर्ट जाकर उन्होंने अपने ज्यूरिडिक्शन को एक तरह से उन्होंने खुद भी उसका उल्लंघन किया। मेरी समझ में उनको जाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें अपने विवेक से और जो एक मर्यादा और ईमानदारी है उसके साथ कदम उठाना चाहिए था। लेकिन अब चीजें जो हैं जहां हैं आपको। सत्येंद्र जी, थोड़ा समय मेरे पास कम है। हरवीर जी, आपके पास आऊंगी, छोटा रिएक्शन इस पर जानना चाहूंगी मैं कि क्या आगे चलकर जो स्पीकर के पावर्स हैं उसको लेकर हम एक बड़े फैसले की उम्मीद आगे देख सकते हैं? देखिए, ये एक गंभीर सवाल है, क्योंकि
इस सब मसले को लेकर के स्पीकर ही सर्वोपरि है और इस तरीके के तमाम सारे जब विवाद हुए हैं सरकारें बनने के या गिरने के, स्पीकर की जो व्यवस्था है या सदस्यों को निलंबित करना या सदस्यता समाप्त करना, ये सारे फैसले स्पीकर के होते रहे हैं और ये मेरे ख्याल से जो स्पीकर की जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको बनाए रखना, उनकी ताकत को बनाए रखना देश के हित में है, संविधान के हित में है और ये बार बार जुडिशरी इस बात को कहती भी रही है। लेकिन अभी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो मेरे ख्याल से काफी पेचीदा हो गई हैं। जी संजय जी, आपके पास आऊंगी मैं। सेम मेरा क्वेश्चन है कि क्या स्पीकर के पावर्स को लेकर आगे चल के एक बड़े फैसले की उम्मीद, एक बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं? देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि जब इस तरह का संकट आया है तो ये हवाला देते हुए कि कई स्पीकर्स ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई है, ये कहा जा रहा है कि एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो मणिपुर वाला जो मसला हुआ था पिछले महीने, उस मामले में भी ये कहा कि अब एक ट्रिब्यूनल बना देना चाहिए जो कि ये निश्चित करे कि जो विधायक हैं उनको नोटिस देना या उनकी अयोग्यता वगैरह डिसाइड करना। तो अब चूंकि ये एक बार फिर एक और स्टेट में मामला खड़ा हुआ है तो हो सकता है कि ये बड़े फैसले की उम्मीद यहाँ हम कर सकते हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है तो देखना होगा आखिर फैसला क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, सत्येंद्र जी और हरवीर जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।